अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम आज जावा की क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स किस तरह से जावा में काम करते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स किस तरह से आपके पास वर्क करती हैं, लूप्स और एरे। सबसे पहले मेरे पास ऑपरेटर्स हैं जावा में आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, शिफ्ट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स आपके पास अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस हैं। अगर मैं यूनरी ऑपरेटर की बात करूँ तो यूनरी ऑपरेटर में आपके पास कुछ पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स हैं, कुछ प्रीफिक्स ऑपरेटर्स हैं। इसी तरह अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करूँ तो मल्टीप्लिकेटिव के आपके पास 3 ऑपरेटर्स हैं, एडिटिव के 2 ऑपरेटर्स हैं। अब की प्रेसिडेंस कुछ इस तरह से होती है। आपके पास सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होती है, देन आपके पास डिवाइड का ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उसके बाद आपके पास मॉड का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो कुछ इस तरह से इनकी प्रेसिडेंस है कि आपके पास फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मल्टीप्लाई पहले परफॉर्म होगा, देन आपके पास डिवीजन होगी, देन आपके पास मॉड का साइन जो भी आपके पास कैलकुलेशन होगा वो परफॉर्म होगा। इसी तरह से कुछ आपके पास शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। इसी तरह से आपके पास इक्वालिटी है जिसमें आपके पास इक्वालिटी मेजर करने के लिए आपको डबल इक्वल का साइन लगाना होता है, और नॉट इक्वल आपके पास कुछ इस तरह से मार्क किया रहता है। फिर बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। इनमें से आप लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टर्नरी ऑपरेटर नहीं पढ़ा होगा तो उसका इस्तेमाल एक एग्जाम्पल में आपको सिखा देते हैं। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले एक क्लास है, देन आपके पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का फंक्शन है। पब्लिक आपके पास एक मॉडिफायर है, स्टैटिक एक ऐसा फंक्शन जिसके ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता, वॉइड आपके पास एक रिटर्न टाइप है जो कि कोई भी फंक्शन, ये फंक्शन आपके पास कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। मेन आपके पास कीवर्ड है और ये आपके पास राउंड ब्रैकेट में स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स हैं। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे 2 वेरिएबल आपने इनिशियलाइज किए और आपने कंडीशन चेक करी कि ए इज लेस देन बी है। स्टूडेंट्स अगर आपके पास ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क के बाद आपके पास यहाँ पे जो भी कंटेंट होगा, यानी कंडीशन के ट्रू होने पर आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए की जगह बी लिखा हुआ है, तो आपके पास जो भी कंडीशन ट्रू होने के बाद रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल इस ए की जगह कोई मैसेज प्रिंट कराया है तो ए इज लेस देन बी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क के एग्जैक्ट बाद जो कंटेंट लिखा होगा वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर आपके पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपके पास बी यानी कि कॉलन के बाद जो भी कंटेंट होगा वो आपके पास डिस्प्ले होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में आपने जो भी कंटेंट लिखा है वो जो इस वेरिएबल में स्टोर हुआ है वो आपके पास आके प्रिंट हो जाएगा। सिस्टम आपके पास क्लास है, आउट आपके पास मेंबर फंक्शन है और प्रिंट एल आपके पास मेथड है जिसमें आपने एक वेरिएबल पास किया, उसमें जो भी आपके पास कंटेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 में आपने कंडीशन को इस तरह से है कि 10 इज लेस देन बी, तो आपके पास ये कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में आपके पास कॉलन के बाद जो कंटेंट है वो प्रिंट होगा, और कॉलन के बाद आपके पास लिखा है बी और बी आपके पास है 5, तो आपने देखा आउटपुट में आपके पास 5 प्रिंट होगा। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं जिनमें आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स कुछ इस तरह से है कि आपने यहाँ पे लिखा इफ का कीवर्ड, राउंड ब्रैकेट में आपने वो कंडीशन मार्क की जिसकी बेसिस पे आपको यहाँ पे रखी हुई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है। राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने कंडीशन मार्क करने के बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी। स्टूडेंट्स अगर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो आप कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, और अगर आपके पास इफ की कंडीशन के बाद इस जगह पे सिंगल स्टेटमेंट है तो आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएं, तब भी आपका प्रोग्राम सही वर्क करेगा।
ये इसकी फ्लो डायग्राम है। इसमें आपके पास ये मेंशन है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसके कोड में आ जाएगा, अदरवाइज कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो ये इसके अंदर यानी लूप की जो सॉरी कंडीशन के आपका जो बाद एग्जैक्ट बॉडी है इसकी उसमें नहीं जाएगा, बल्कि आपके पास यहाँ से एग्जिट हो जाएगा और इफ के बाद आपके पास जो भी स्टेटमेंट होगी वो उस लाइन को रीड करेगा। एग्जाम्पल 3 के अंदर आपके पास यहाँ पे एक कंडीशन है जिसमें एज आपने पास की 20 और यहाँ पे आपने कंडीशन लगाई अगर एज आपके पास ग्रेटर देन 18 है तो आपके पास आएगा एज ग्रेटर देन 18। तो आपने यहाँ पे 20 असाइन किया, डेफिनेटली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और मैसेज आ जाएगा कि एज इज ग्रेटर देन 18। देन स्टूडेंट्स आपके पास जावा इफ एल्स स्टेटमेंट है जो कि कुछ इस तरह से काम करती है कि आपने सिंटेक्स यहाँ पे मेंशन किया और आपके पास यहाँ पे इफ के बाद आपके पास राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट में कंडीशन आएगी, कर्ली ब्रैकेट में इफ की कंडीशन ट्रू होने पे जो लाइंस आपको एग्जीक्यूट करनी है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे और इफ की कंडीशन फॉल्स होने पर आपके पास जो स्टेटमेंट्स आपको प्रिंट करवानी है वो एल्स में होंगी। तो डायग्राम कुछ इसी तरह से है, कंडीशन ट्रू होगी तो इफ की बॉडी में जाएगा और फॉल्स होगी तो एल्स की बॉडी में आएगा। एग्जाम्पल 4, सबसे पहले आपने एक नंबर यहाँ पे इनिशियलाइज किया 13, आपने इसका मॉड चेक किया, अगर वैल्यू आपके पास इक्वल टू 0 आई तो आपने कहा इवन नंबर, अदरवाइज आपके पास ऑड नंबर। 13 इज ऑड नंबर तो आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास आएगा ऑड नंबर। जावा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की बात करूँ तो आपके पास एक ऐसी लैडर है जिसमें आपके पास मल्टीपल कंडीशन मार्क हो सकती हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे एक कंडीशन मार्क की, अगर आपके पास ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो एल्स इफ पे जाएगा, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो वो नेक्स्ट एल्स इफ पे जाएगा, अगर ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे तो आपके पास एल्स में रखी हुई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। एग्जाम्पल 5 के अंदर आपके पास सबसे पहले आपने मार्क्स इनिशियलाइज किए 65 हैं, उसके बाद आपने डिफरेंट कंडीशन लगाई। तो स्टूडेंट्स आपके पास अगर कुछ इस तरह से लिखा है कि 50 इज इक्वल टू ग्रेटर देन मार्क्स और यहाँ आपके पास एंड ऑपरेटर का साइन है और 60 से लेस मार्क्स इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब है ये रेंज डिफाइन की है कि 50 से 60 के दरमियान आपके पास जो वैल्यूज होंगी उसमें आपके पास जो लाइन प्रिंट होगी वो आपके पास होगी बी ग्रेड। इसी तरह से बाकी तमाम ग्रेड्स मेंशन है जिसमें आपके पास रेंज डिफाइन है, फर्स्ट में आपके पास रेंज नहीं है। 50 इज लेस देन मार्क्स, अगर आपके पास मार्क्स 50 से लेस होंगे तो आपके पास प्रिंट होगा फेल, अदरवाइज बाकी सारी कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी। अगर इनमें से आपके पास किसी भी रेंज में नहीं होगा, आपने -70 दिया तो आपके पास आएगा इनवैलिड। स्टूडेंट्स आपके पास जिस तरह से इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं उसी तरह से आपके पास जावा की स्विच स्टेटमेंट होती हैं। जावा की स्विच स्टेटमेंट एग्जैक्ट वैल्यूज पे काम करती हैं और अगर आपने हर केस के बाद ब्रेक का कीवर्ड लगाया हो तो आपके पास प्रोग्राम वहीं से एग्जिट हो जाता है। एज कम्पेयर टू इफ एल्स इफ आपके पास स्विच बेस्ट काम करता है, बेहतर होता है आपके पास एज कम्पेयर टू इफ एल्स, क्योंकि वहाँ पे आप अगर ब्रेक का कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो प्रोग्राम आपके पास वहीं से एग्जैक्ट हो जाता है अगर कोई एग्जैक्ट केस मैच कर जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 केस डिफाइन किए हैं और केस 1 अगर मैच कर गया तो बाकी के जो 9 केसेस हैं वो रीड नहीं होंगे और उस केस के बाद अगर आपने ब्रेक का कीवर्ड लगाया है तो प्रोग्राम वहां से एग्जिट हो जाएगा। इससे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। देयर कैन बी वन और एन नंबर ऑफ केस वैल्यू फॉर अ स्विच एक्सप्रेशन, द केस वैल्यू मस्ट बी ऑफ स्विच एक्सप्रेशन टाइप ओनली। आपके पास जो केसेस आप डिफाइन करेंगे उनकी जो वैल्यूज हैं वो होनी चाहिए तो स्विच की एक्सप्रेशन में आपने डिफाइन किए हैं। ऐसा ना हो आपने एक्सप्रेशन में जो टाइप ली थी वो कैरेक्टर थी और जो केस में आपने डिफाइन की वो इंटीजर थी। केस की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, सिमिलर नहीं होनी चाहिए। जावा के आपके पास जो एक्सप्रेशन हो सकती हैं वो बाइट हो सकती हैं, शॉर्ट एंड और स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं। इससे पहले आपने सी लैंग्वेज के अंदर बाइट, शॉर्ट एंड
पढ़ा होगा, कैरेक्टर भी पढ़ा होगा, लेकिन स्ट्रिंग नहीं होगा, तो स्ट्रिंग भी आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। Each case statement can have a break statement which is optional. When control reads to the break statement, it jump the control after the switch expression. If a break statement is not found, it execute the next case. मैंने आपसे भी कहा कि अगर आपका केस मैच कर जाता है और आपने ब्रेक का कीवर्ड लिखा है तो प्रोग्राम वहां से एग्जिट हो जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट केस को रीड करेगा। The case value can have a default label which is optional. अगर आपका कोई भी केस मैच नहीं करता तो आप डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट का एक केस बनाएं और उसके अंदर आप एक स्टेटमेंट पास कर दें तो वो प्रिंट हो जाएगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके पास इफ एल्स है, एल्स होगा। स्विच का कीवर्ड है, कुछ इस तरह का सिंटेक्स है। देन आपका सराउंड ब्रैकेट है, एक्सप्रेशन है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर केस वैल्यू और कॉलन का साइन, उसके बाद ब्रेक का कीवर्ड, देन टर्मिनेटर विच इज ऑप्शनल for the switch statement. If you want to read every case, so there is no need of break statement. Code to be executed if all cases are not matched, which we already discussed about else, in else, if else, and also in default syntax. फ्लो डायग्राम इसकी मौजूद है। आपने एक्सप्रेशन पास की, केस वन अगर मैच कर गया और आपने ब्रेक स्टेटमेंट लगाई है तो मैच होने के बाद स्टेटमेंट रीड होगी और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्रेक नहीं लगाया तो केस वन आपके पास मैच भी हो गया तो भी केस टू रीड होगा। फ्लो डायग्राम ये कहती है कि अगर आपका केस वन मैच नहीं हुआ, अनमैच हुआ तो केस टू पे जाएगा, केस टू अनमैच हुआ तो केस थ्री पे जाएगा, केस थ्री अनमैच हुआ तो नेक्स्ट आपका केसेस पे चला जाएगा। और अगर कोई भी केस मैच नहीं होता तो डिफॉल्ट में रखी हुई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और वहां से प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। एग्जाम्पल 6 में आपके पास कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स के एक आपने नंबर लिया है 20 जो कि जिसकी टाइप है इंटीजर, इसका मतलब है तमाम केसेस इंटीजर फॉर्म में होंगे 10, 20, 30 और आपने डिफॉल्ट में एक मैसेज दिया 20 का मतलब ये हुआ आपके पास 20 प्रिंट होगा क्योंकि ये केस मैच हो जाएगा। फिर आपके पास है जावा स्विच स्टेटमेंट इज फॉल थ्रो। फॉल थ्रो हमने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट हटा दें तो तमाम केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। कि मैंने यहाँ से ब्रेक का कीवर्ड रिमूव कर दिया। 20 आपके पास जिस केस से मैच होगा उस केस के बाद तमाम लाइंस प्रिंट हो जाएंगी। 20 आपके पास मैच हुआ, 20, 30, नॉट इन 10, 20, 30 तमाम चीजें प्रिंट हो जाएंगी। अगर आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा। फिर आपको यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल सिखाया गया है स्ट्रिंग को लेकर। आपने सिंपली एक स्ट्रिंग पास की और एक वेरिएबल आपने लिया लेवल 0, केसेस आपने यहाँ पे डिफरेंट लिखे। इस एक्सपर्ट में आपके पास जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगी तो लेवल आपके पास 3 प्रिंट हो जाएगा, योर लेवल इज 3, ये आपके पास आउटपुट आएगा इस कोड के एग्जीक्यूट करने पर। उसके बाद हम जावा में बात करते हैं लूप्स की। जिस तरह से हमने सी लैंग्वेज में लूप पढ़े थे, हमने फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप की बात की थी। यहाँ पे आपके पास 4 टाइप्स के लूप होते हैं, फॉर लूप, फॉर ईच लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। फॉर लूप आपके पास कंटिन्यूअस आइटरेशन होती है, फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशंस होती है। द जावा फॉर लूप इज यूज्ड टू आइटरेट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम several times if the number of iteration is fixed। नंबर ऑफ आइटरेशन फिक्स है तो आप फॉर लूप का इस्तेमाल करें। इसका सिंटेक्स मेंशन है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फ्लो डायग्राम है आपके पास यहाँ पे। देन एग्जांपल है जिसमें आपने सिंपली 1 से इसको स्टार्ट किया और लेस देन इक्वल टू 10 तक चलाया, लिहाजा 1 से 10 तक आपके पास नंबर प्रिंट हो जाएंगे। और ये तो बेसिकली एरे और कलेक्शन की ट्रेवर्सिंग के लिए इस्तेमाल होता है जावा में भी, सी शार्प में भी। लेकिन आपके पास ये एलिमेंट्स पे काम करता है, इंडेक्स पे काम नहीं करता। आपके पास जो भी जितने एलिमेंट्स होंगे एरे के अंदर वो सारे आपके पास प्रिंट हो जाएंगे। ये कह लेना चाहिए उनका वर्किंग परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करें।
और इंडेक्सेस पे काम करना है तो फिर आपको फॉर लूप या डू वाइल लूप या वाइल लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा। अमूमन हम एरे या कलेक्शन के लिए फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करते हैं। टाइप डिफाइन करते हैं, ये सिंटेक्स है इसका var, आपने वेरिएबल का नाम लिखा और यहाँ पे उस एरे का नाम लिख दिया जिसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं। इंट एरे, तमाम वैल्यूज आपने यहाँ पे इनिशियलाइज करी और उनको यहाँ पे प्रिंट करा लिया। फिर आपके पास while loop is used to iterate a part of the program several times if the number of iteration is not fixed। अगर आपके पास number of iteration फिक्स नहीं होती तो आप while loop का इस्तेमाल करते हैं। सिंटेक्स कुछ इस तरह का होगा कि while the keyword राउंड ब्रैकेट में कंडीशन देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो तमाम स्टेटमेंट जो उसके थ्रू हमें पे एग्जीक्यूट होनी है। इसके बाद आपके पास आपने इंटीजर i इक्वल टू 1 लिखा और वाइल टू कीवर्ड लगाया i इज लेस देन इक्वल टू 10 और यहाँ पे आपने वो तमाम स्टेटमेंट दे दी जो आपको इसके ट्रू होने पर एग्जीक्यूट करनी है। 1 से 10 तक आपके पास नंबर प्रिंट हो गए। जावा का डू वाइल लूप बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होता है कि आपके पास डू वाइल लूप सीएमए इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर आप एक दफ़ा अपनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहें या एक दफ़ा लूप ऑफ एग्जीक्यूट करना चाहें तो बिल्कुल आपके पास अगर कंडीशन फॉल्स भी है तब भी आपके पास एक दफ़ा का लूप चलता है, क्योंकि डू के बाद आपके पास स्टेटमेंट होती है और वाइल के बाद आपके पास कंडीशन लिखी होती है। पहले स्टेटमेंट मिलती है, बाद में कंडीशन आपके पास उस पर अप्लाई होती है। तो आपके पास कंडीशन फॉल्स भी हो तब भी आपके पास एक दफ़ा लूप एग्जीक्यूट होगा। वंस इज लेस देन 10 आपके पास होगा, कंडीशन इस तरह से आपके पास ट्रू होगी और आपके पास 1 से 10 तक तमाम वर्ड प्रिंट हो जाएंगे। के बाद है स्टूडेंट्स आपके पास जावा के एरेज। जावा के जो एरे हैं या नॉर्मली आपके पास एरे सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट्स के लिए होती है। आपके पास जो एरे के इंडेक्स हैं वो कुछ इस तरह से डिफाइन होते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स पे होता है और सेकेंड एलिमेंट इंडेक्स 1 पे, इसी तरह से अप टू सो ऑन। अगर आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे तो 0 से 9 तक इंडेक्सेस होंगे। दो टाइप्स की हम एरे की बात करेंगे, या सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने का कुछ ऐसा तरीकाकार है। डेटा टाइप लिखें स्क्वायर ब्रैकेट एरे, डेटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट एरे का नाम, डेटा टाइप एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट। इसकी जो इंस्टेंटेशन है वो कुछ इस तरह से होगी। आप एरे का नाम लिखेंगे इक्वल टू न्यू का कीवर्ड, डेटा टाइप और साइज। न्यू का कीवर्ड बेसिकली मेमोरी एलोकेट कर देता है। ये आपने एरे को यहाँ पे इनिशियलाइज किया, तमाम नंबर्स आपने इनिशियलाइज कर दिए हर एक इंडिविजुअल इंडेक्स पे और फॉर के लूप की मदद से आपने यहाँ पे उनको प्रिंट करा लिया। एक साथ आप डिक्लेयर, इंस्टेंशिएट और इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं, कुछ इस तरह से होगा आपके पास। और इनको प्रिंट कराने के लिए आपने यहाँ फॉर के लूप का इस्तेमाल किया, एरे डॉट लेंथ, एरे की लेंथ तक आपने लूप चलाया और प्रिंटिंग करवा दी। फॉर ईच लूप मैंने आपको बताया था अभी, फॉर ईच लूप जावा के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ इस तरह का सिंटेक्स है इसका। एरे के आपने एक एलिमेंट्स इनिशियलाइज किया और उनको प्रिंट कर लिया। देन आपके पास है मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसमें आपके पास रॉ और कॉलम की बात होती है। डेटा टाइप लिखें, रॉ और कॉलम के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लिखें और उस एरे का नाम लिख दें जिसको आपको डिफाइन करना है। कुछ डिफरेंट सिंटेक्स हैं इसके। ये आपके पास इसको इंस्टेंशिएट करने का प्रोसेस है या डिफाइन करने का तरीक़ाकार है, रॉ इनटू कॉलम। ये आपने एक एरे इनिशियलाइज किया जिसमें आपने 3 कॉलम्स हैं और 3 रॉज हैं। डेटा आपने इंसर्ट किया। सबसे पहले जो आपका आउटसाइड द लूप है वो आपके पास एरे के इंडेक्सेस पे काम कर रहा है, यानी 0 इंडेक्स पे 1 2 3 3 एलिमेंट्स है तो उसने तीनों प्रिंट कर दिए। फिर नेक्स्ट आइटरेशन फॉर्म हुई 2 4 5, उससे नेक्स्ट आपके पास इंडेक्स पे जो एरर था उसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद थर्ड इंडेक्स पे जो एरर था वो प्रिंट हो गया। ये था आपके पास मल्टी डायमेंशनल एरे। तो ये कुछ टास्क हैं, इन्हें आप किस तरह से परफॉर्म करेंगे। आप इन्हें परफॉर्म करें, एक फाइल में सेव करें जावा की
और इसी तरह से ये फाइल आप जो यहाँ पे अपने पास कंपाइल करेंगे वो फाइल भी मुझे आप सबमिट करेंगे टास्क की। इसके अलावा असाइनमेंट्स को इस तरह सबमिट भी करेंगे। एक वर्ड की फाइल बनाएंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे कोड का और एंड में आप उनके आउटपुट, हर प्रॉब्लम 1 लिखा आपने, स्क्रीनशॉट लगाया कोड का, उसके नीचे आपने आउटपुट लिखा और कोड लगा, उसी कोड का आपने आउटपुट लगा दिया। ये काम भी करना है आपको और इसके अलावा आपको फाइल भी सेंड करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।